Assalamualaikum students. I'm Professor Iram Sabah, Assistant Professor of Zoology, अपवा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन करीमाबाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे न्यूट्रिशन, जिसमें हम डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। As you know, there are two type of organisms on the basis of nutrition: autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are those who can prepare their food by their own, while as far as we are discussing about animals, they are heterotrophs. What are heterotrophs? Heterotrophic organisms are those organisms which are dependent on other organisms like plants or animals for their nutrition requirements. All the animals are heterotrophs. They can use ready-made organic food, either they are gaining it from plant resources or other animal resources. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेट्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का, वो उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग रिक्वायरमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ फूड जो है उसके बेस के ऊपर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, और ये डिफरेंट एनिमल से या डिफरेंट लिविंग रिसोर्सेज से फूड लेते हैं, लाइव रिसोर्सेज से फूड लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों। जो सेप्रोट्रॉफिक टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ये उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई की है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी लिविंग रिसोर्सेज से ही फूड लिया जाता है, लेकिन वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन टर्न उसको कोई ना कोई हार्म भी कॉज करते हैं। उससे फूड लेते हैं, उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ फूड के लिए नहीं बल्कि शेल्टर के लिए भी, और ये आमतौर पर उसको कोई ना कोई हार्म कॉज करते हैं, कोई डिजीज़ कॉज करते हैं या कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं पैरासाइट्स, एक वो जो एक्टोपैरासाइट्स हैं और दूसरे वो जो कि एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रह रहे हैं। एक्टोपैरासाइट लाइक लाइस, जुएँ, आप लोगों ने देखी, टिक्स हैं, माइट्स हैं, दीज आर एक्टोपैरासाइट। अगर हम बड़े एक्टोपैरासाइट्स की बात करें तो फिर उसमें लीच भी आ जाती है, लीच, जोंक जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्टोपैरासाइट। वाइल एज फार एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंडोपैरासाइट्स, तो उससे आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तक हो सकते हैं। जैसे कि एंडोपैरासाइट्स के अंदर आ जाते हैं आपके प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर फ्लूक्स आ जाते हैं, टेप वर्म है, राउंड वर्म्स हैं, दीज आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो एनिमल डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर। ठीक है, जो डिपेंडेंट है उसको हम पैरासाइट कहेंगे, और जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। इसके अलावा भी फिर फर्दर हम सारे एनिमल्स को, चाहे वो होलोजोइक टाइप से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, इनको हम फिर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक डेट्राइटिवोर्स होते हैं। डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो कि डेब्रिस के ऊपर फीड करते हैं, जो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, जो डिकम्पोज हो रहा होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, और इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म, जो कि मिट्टी के अंदर रहता है और कीचड़ और पत्ते और ये सब चीज़ें जो हैं जो डिकम्पोज हो रही होती हैं इनके ऊपर फीड करता है। फिर इसके अलावा प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकार करके खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को, अब वो छोटे एनिमल से लेकर बड़े साइज़ का एनिमल भी हो सकता है।
फिर इसके अलावा हर्बीवोर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट रिसोर्सेज से फूड लेते हैं, चाहे वो सीड्स खाएं, पत्ते खाएं, ग्रासेस खाएं, कुछ भी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट रिसोर्सेज से फूड लेते हैं, एनिमल से नहीं लेते। इसी तरह से कार्निवोर्स वो हैं जो कि प्योरली एनिमल रिसोर्सेज से फूड ले रहे होते हैं, वो प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और वो कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो दूसरों के साथ फूड शेयरिंग कर रहे होते हैं। आमतौर पे प्रीडेटर्स जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। फिर इसके अलावा ओमनिवोर्स जो कि हर तरह का फूड लेते हैं, यानी वो प्लांट रिसोर्सेज से भी लेते हैं और एनिमल रिसोर्सेज से भी फूड लेते हैं, जिसकी एग्जांपल में आता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अलावा आप बता सकते हैं कोई और कौन सा ऐसा एनिमल आप सुनते हैं या देखते हैं अपने सराउंडिंग्स के अंदर? यस, क्रो, यस, बेयर, तो ये सब, और कॉकरोच, ये सब क्या हैं? दीज ऑल आर ओमनिवोर्स। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर से अपना फूड जो है उसको फ़िल्टर करके यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं फ़िल्टर फीडर्स, लाइक स्पंजेस। फिर इसी तरह फ्लूइड फीडर्स वो हैं जो कि लिक्विड फूड यूज़ करते हैं, लाइक मॉस्कीटो जो कि आपका ब्लड सक कर रहे होते हैं। इसी तरह से सिर्फ ब्लड सकर्स नहीं, फिर अगर वो क्या कहना चाहिए कि नेक्टर को सक कर रहे होते हैं तो भी वो फ्लूइड फीडर्स हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह माइक्रोफेगस जो छोटे पार्टिकल्स के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, और मैक्रोफेगस फीडर्स वो होते हैं जो कि बड़े साइज़ के पार्टिकल्स के ऊपर, या आप यूँ कह लीजिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम मैक्रोफेगस फीडर्स कहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर एक नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है इनटू स्मॉलर डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स, और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, हमने पहले भी देख लिया कि ये फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर होता है, पैरासाइट के अंदर ये नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इनके पास कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ज़रूर होगा, कोई ना कोई एलिमेंट्री कैनाल ज़रूर होगी, तभी ये इंजेस्ट भी कर सकते हैं, डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एसिमिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, उनमें सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन इज़ बेसिकली इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। अब इस इनटेक के लिए उनकी बॉडी में कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ज़रूर होगा जिसको हम आम तौर पर माउथ कहते हैं, ठीक है ना। माउथ इज़ यूज्ड फॉर ingestion of food, intake of food. Second step is digestion. What is digestion? Digestion is the conversion of complex organic food into simple diffusible molecules by the action of enzyme. जो फूड हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना है, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। द थर्ड स्टेप इज़ absorption. Now the food which is converted into diffusible molecules, it can be absorbed or it can be diffused into the body, and the next step is assimilation, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स जो आपने डिफ्यूज़ कर लिए थे अपनी बॉडी के अंदर। अब उसका क्या होगा कि वो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए और टिश्यू बिल्डिंग के लिए उनको यूज़ करना है, दैट इज़ एसिमिलेशन। नाउ दीज मॉलिक्यूल विल गो फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ईजेशन। जब ये सारा एब्जॉर्ब हो रहा था तो जितना हम फूड खाते हैं वो सबका सब ना तो डाइजेस्ट होता है और ना ही सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है आपकी बॉडी में, उसको बॉडी से निकालना, एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन इज़ ईजेशन, टू एक्सपेल आउट और टू एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक। तो ये पांचों स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई है जिससे आप देख सकते हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आप इसके अंदर इसको देख सकते हैं न्यूट्रिशन के। ये देखिए जो फूड, ये मैमल्स को बेसिकली हम दिखा रहे हैं कि मैमल्स के अंदर जो है वो फूड होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स किस तरह से कंप्लीट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर
टीथ जो हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं और फिर इसके बाद ये फूड आगे जाता है और आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसका डाइजेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है यानी ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, और फिर जो स्मॉल सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन गए हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर आखिर में ये मेटाबॉलिज्म के लिए चला जाता है जो एब्जॉर्ब फूड है एसिमिलेशन के लिए, और फिर सबसे आखिर में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो डिस्कार्ड हो जाता है बॉडी से, मींस के एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक स्कीमेटिक या डायग्रामेटिक प्रोसेस मैंने बताया आपको कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से हो रही है। अब हम यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं कि नीड क्या है, डाइजेशन की ज़रूरत क्या है, भाई क्या तोड़ने की उसको ज़रूरत थी, हमने जो फूड खाया उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है, उसको क्यों ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक कमरे की एग्जांपल हम लेते हैं, उसका एक दरवाज़ा है, आपको वहाँ एक 3 डोर की अलमारी अंदर लेकर जानी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीक़े से लेके जाएंगे। एक तरीक़ा तो ये है दरवाज़ा तोड़ दें, दीवार तोड़ दें, और बड़े साइज़ की अलमारी है दरवाजे से बड़ी है तो हम उसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, फिर जब कभी फिर दोबारा दीवार बनाएं और फिर कभी जब दोबारा बाहर निकालनी होगी या दोबारा से कोई दूसरी अलमारी लानी होगी तो फिर दीवार तोड़ेंगे। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि हम अलमारी को छोटे छोटे डिफरेंट अलग अलग जो उसके पीसेस हैं उसमें अलग कर लें और फिर उसको जाकर अंदर असेंबल कर लें। दैट इज़ मच बेटर और मच ईजियर। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं उनका जो साइज़ होता है मॉलिक्यूल का वो इतना बड़ा होता है कि वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से की वॉल से गुज़र के आपके ब्लड तक नहीं पहुंच सकता। वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं साइज़ में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। यही एब्जॉर्प्शन है ना, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड। अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास एक तरीका तो वही है कि हम दरवाज़ा बड़ा करें। अब दरवाज़ा बड़ा नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, फिर उस अलमारी को छोटा कर लेंगे। मीन्स आप उन फूड पार्टिकल्स को छोटा कर देंगे। अब ये छोटा कैसे किया जाएगा, इन पे एंजाइम का एक्शन होगा। यानी आप समझ लें हम इसके स्क्रू खोल रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग कर रहे हैं ना सारे स्क्रूज़। अब उसके लिए आपको ज़ाहिर है औजार चाहिए होते हैं, आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं तो फिर भी आपको टूल्स चाहिए होते हैं। ये टूल्स क्या हैं, ये आपके एंजाइम्स हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये छोटे पार्टिकल्स में बन गया। अब ये इतना छोटा पार्टिकल होता है जो कि डिफ्यूजिबल हो। हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि डिफ्यूजिबल पार्टिकल मींस कि उसका साइज़ इतना छोटा है कि अब वो गुजर के उस मेम्ब्रेन से, उस सेल मेम्ब्रेन से गुजर के अगले जो ब्लड है आपका ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन जो है ना वो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। उसको असल काम है ब्लड तक पहुंचाना ताकि ब्लड उसको हर ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा सके। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि हम जितना फूड खाते हैं वो सबका डाइजेशन नहीं होता है। आप जो फूड यूज़ करते हो वो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम फूड खाते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब हमने जो विटामिन्स खाए हैं, मिनरल्स खाए हैं और जो वाटर है, दीज आर ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं और ये इजीली ये डिफ्यूजिबल होते हैं, ऑलरेडी डिफ्यूजिबल होते हैं, तो इनका डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो नहीं तोड़े जाते किसी भी छोटे पार्टिकल के अंदर। ठीक है। अब जो ब्रेक डाउन होता है वो किस किस का होता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का होता है। उसमें भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आपको पता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता बेहोश हो जाता है या किसी की एनर्जी लो हो रही होती है तो क्या किया जाता है, उसको जल्दी से जो है ना ग्लूकोज घोल के पानी में दे देते हैं, हम पी लो फटाफट, या ड्रिप लगा देते हैं। उससे क्या होता है, ये इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है, इसलिए कि इसको एब्जॉर्ब डायरेक्ट हो जाएगा, ये इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, छोटे साइज़ का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हमने खाया स्टार्च या हमने खाया कोई भी दूसरा बड़े साइज़ का कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आपने पढ़ा है कि भाई पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं, आपने बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ा है, उसके में आपने देखे होंगे। अब पॉलीसेकेराइड्स हो गए या डाइसेकेराइड्स होगा, इनको कन्वर्ट करना है मोनोसेकेराइड्स के अंदर। ठीक है, स्टार्च है या सुक्रोज़ आप खा रहे हैं, चीनी जो आपके घरों में यूज़ होती है, अगर आप उसको खा रहे हैं तो क्या होगा, ये सब ये डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकते, इनको आपको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से फैट्स जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर, ग्लिसरॉल्स के अंदर।
इसी तरह से अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो डाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि फ़ूड एब्जॉर्ब हो सके, ताकि फ़ूड हर सेल को पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा, अब जो टाइप्स ऑफ डाइजेशन है ये भी दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। लाइक दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर टाइप। एक्स्ट्रा सेलुलर वो है जिसमें सेल के बाहर डाइजेशन होता है और आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के बाहर किसी कैविटी के अंदर आते हैं और वहाँ एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके ल्यूमन के अंदर जो है ये तमाम के तमाम आते हैं और फिर वहाँ पर पहले डाइजेशन होता है फूड का और फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरे टाइप का डाइजेशन वो है जो कि इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है, लाइक अमीबा, लाइक स्पंजेस। और इनके अंदर क्या होता है कि फूड पहले सेल के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ उनके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन होता है और फिर फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, फिर डाइजेस्ट होता है उस फूड वैक्यूल के अंदर और उसके बाद फिर एब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें मिक्स टाइप का डाइजेशन होता है, यानी उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन भी होता है, लाइक हाइड्रा। जो हमने निडेरियंस पढ़े हैं, जो सीलेंट्रेट्स को आपने पढ़ा है, उनके अंदर दोनों तरह का डाइजेशन जो है वो आपको मिलता है। इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का। पहले सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर और फिर फर्दर जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो वहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैकेनिज़्म के बेस के ऊपर दो तरह का डाइजेशन है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स मैस्टिकेशन, क्रशिंग ऑफ फूड, और जो केमिकल डाइजेशन है वो होता है एंजाइम्स के ज़रिए, जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। मैस्टिकेशन दांतों के ज़रिए भी हो सकती है, मस्कुलर ग्राइंडिंग के ज़रिए भी हो सकती है। जब हम इंसानों को देखते हैं तो हमारे दांत चबाने का काम करते हैं, मैमल्स के अंदर दांत चबाने का काम करते हैं, जबकि अगर आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देखिए तो हर जगह दांत जो है वो चबाने का काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट से भी मैस्टिकेशन होती है। जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें मैस्टिकेशन कैसे होगी, तो वो मस्कुलर मूवमेंट से होती है, ग्राइंडिंग। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि दो तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और कुछ में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है माउथ, उसी से ही इंजेशन भी होता है और उसी से ईजेशन भी होता है। While the second type of digestive tract is tube-like, which is also called as complete digestive tract, और इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर साइड के ऊपर which is called as mouth, and second one is located at the posterior side of alimentary canal, and this one is known as anus. So the tube-like digestive tract is found in advanced form of एनिमल्स। आप देख सकते हैं कि एस्केलमेंथ ऑनवर्ड जितने भी हैं, राउंड वर्म्स, नीमाटोड से लेकर आगे तक, मैमल्स तक, दे ऑल हैव ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। और जो सिंपल एनिमल्स हैं लाइक निडेरियंस, लाइक प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इनके अंदर आपको फिर प्लैटीहेल्मिन्थ्स में तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं मिलता, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है उनके अंदर या रिड्यूस्ड होती है। लेकिन जो फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं उनमें भी आपको सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा और जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर था ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक था कि जिसमें हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस हमने किया है। कोई बहुत ज़्यादा आज की उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। ये जो टॉपिक थे ये सब के सब रिलेटेड हैं शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक्स थे, तो इनको हमने जस्ट डिस्कस किया है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद है, आप मुझे उस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारा मेजर टॉपिक है विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। जो न्यूट्रिशन पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके फीडबैक का वेट करूँगी मैं। आप मुझसे किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, आपके अपने GCR पर भी, और आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.